तो संविधान के पिछले 2-3 क्लासों से हम लोग जो है संसद के बारे में पढ़ रहे हैं कि हमने देखा कि 79 है ना, आर्टिकल 79 में हमने क्या देखा, संसद का गठन। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 80 में लोकसभा का संरचना है ना, सॉरी राज्यसभा की संरचना, और 81 में क्या देखा, लोकसभा की संरचना। और इनके बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा कि कितना सीट है, कैसे उसके सदस्य बन सकते हैं, कैसे वो बनते हैं और कैसे वो अपने पद से मुक्त होते हैं, सब के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। अब ये जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जाते हैं, कहां जाते हैं, संसद में, तो क्या करते हैं, है ना, क्या करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा संसद का कार्य। संसद का कार्य, तो संसद के लोगों को या संसद में कार्य करने के लिए क्या बुलाना पड़ता है, मीटिंग। क्या बुलाना पड़ता है, मीटिंग। भाई सब लोग अपने अपने क्षेत्र में क्या रहते हैं, नेता है ना। जैसे हमारे यहाँ कौन नेता है संसद का, लोग संतोष पांडे, तो अपने एरिया में घूम रहा है, तो काम करने जाना है, तो सबको बुलाया जाएगा, सबको बुलाया जाएगा। मीटिंग होता है तो उसको संसद का क्या कहा जाता है, सत्र कहा जाता है। संसद का सत्र कहा जाता है। सुने होंगे संसद का सत्र चल रहा है ऐसे करके, है ना, आप लोग न्यूज में सुनते हैं। तो सत्र का मतलब क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा का क्या चलता है, बैठक। लोकसभा और राज्यसभा का क्या चलता है, बैठक चलता है। क्लियर है। तो ये संसद का भाई ककरो घर बैठा कोई मीटिंग हो, कोई बुलाई तबे जाबो, है नहीं, खाए पर थोड़े चलते वो बिना बुलाए, है कि नहीं। हाँ, तो जब तक कोई बुलाएगा नहीं तब तक कोई मीटिंग होगा क्या, नहीं। तो अनुच्छेद नंबर 85, अनुच्छेद नंबर 85 के तहत संसद को बुलाने का यानी आहूत करने का और उसको समाप्त करने का यानी कि सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति जो है सभी को निमंत्रण पत्र भेजता है कि सब के सब भैया फलाना तारीख से संसद का सत्र चालू है, सब संसद में क्या होना, उपस्थित होना। ठीक है। तो संसद का कार्य करने के लिए क्या बुलाया जाता है, मीटिंग बुलाया जाता है, जिसे संसद का क्या कहा जाता है, सत्र कहा जाता है। और संसद का सत्र कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद नंबर 85 के तहत, अनुच्छेद नंबर 85 के तहत। ठीक है। तो कब बुलाएगा, ये भी तो है। तो साल में कम से कम 2 बैठक होना अनिवार्य है। क्यों, क्योंकि हर जो बैठक है या सत्र है उसमें 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मान लो पहला सत्र यहां हुआ तो इसके 6 महीने बाद अगला सत्र होना चाहिए। यानी साल में कितना सत्र करना पड़ेगा, 2 सत्र करना पड़ेगा। तभी क्या हो सकता है, ये नियम फॉलो हो सकता है कि एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच कितने महीने का गैप होना चाहिए, 6 महीने का गैप होना चाहिए। यानी साल में कम से कम 2 सत्र होना क्या है, अनिवार्य है। क्लियर है। इसके अलावा यदि 110 सदस्य, कितने सदस्य, 110 सदस्य राष्ट्रपति को लिखित दे, राष्ट्रपति को लिखित दे कि कुछ विषयों पर हमको चर्चा करना है, तुरंत संसद का क्या बुलाओ, सत्र बुलाओ, बैठक बुलाओ। तो वो खत मतलब वो 110 सदस्यों का क्या मिलने पर, लिखित सूचना मिलने पर, राष्ट्रपति को लिखित सूचना मिलने पर उसके 14 दिन के अंदर ही क्या करेगा, संसद का सत्र बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति। समझ में आया। तो संसद का सत्र कौन बुलाता है, कब बुलाएगा, साल में कम से कम 2 बार, है ना, साल में कम से कम 2 बार। क्योंकि एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच कितने महीने का गैप होना चाहिए, 6 महीने का गैप होना चाहिए, है ना। और इसके अलावा और कब बुला सकता है कि जब संसद के 110 सदस्य लिखित सूचना देते हैं किसको, राष्ट्रपति को, कि संसद का क्या बुलाओ, सत्र बुलाओ। तो लिखित सूचना मिलने के 14 दिन के अंदर क्या करता है, बैठक बुलाता है। क्लियर है। अब बैठक हो गया, बुला लिया, तो बैठक कब चालू होगा, तो बैठक तब चालू होगा, भाई मान लो मैं बैठक बुला दिया, फलाना तारीख को है करके राष्ट्रपति बुला दिया, अब आ गए, है नहीं, पता चला 2 ही लोग गए हैं, प्रधानमंत्री और एक जने गृह मंत्री, अब बाकी लोग घूम रहे हैं, तो बैठक होगा क्या, नहीं। बैठक तब चालू होगा जब कुल सदस्य का 1/10, कुल सदस्य का 1/10 सदस्य उपस्थित हो, इसी को बोलते हैं कोरम या गणपूर्ति। इसी को ही क्या बोलते हैं, कोरम या गणपूर्ति। तो सत्र स्टार्ट करने के लिए कितना कोरम होना चाहिए, कितना गणपूर्ति होना चाहिए, तो कुल सदस्य का 1/10, कुल सदस्य का 1/10 लोग उपस्थित होंगे, तभी जो है लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा में और राज्यसभा में सभापति जो है वो राज्यसभा में क्या करता है, सत्र का स्टार्ट करता है, मीटिंग क्या होता है, स्टार्ट होता है। क्लियर है। तो इस तरह से ये क्या होता है, सत्र को बुलाया जाता है और सत्र क्या होता है, प्रारंभ होता है।
हमारे भारत के लोकतंत्र में 3 प्रकार का सत्र होता है हर साल अनिवार्य रूप से, है ना। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का सत्र अनिवार्य रूप से होता है। पहला होता है बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। कितना सत्र होता है? 3। बजट सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र, ये 3 सत्र भारत में अनिवार्य रूप से हर साल होता है। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र जो है वो फरवरी से मई के महीने में होता है, पहले महीने में ही निपटा लिया जाता है ना। तो फरवरी से मई के महीने में होता है कौन सा सत्र? बजट सत्र। फरवरी से मई के महीने में होता है कौन सा? बजट सत्र। देखे होंगे 1 फरवरी को बजट पेश होता है, हाँ, तो कौन से सत्र चलते रहता है? बजट सत्र चलते रहता है, ठीक है। उसके पास पानी वानी गिरता है तो चिखला माटी में कहां घूमो नेता मना जी, तब फिर बैठक में आ जाते कहा मानसून सत्र। और मानसून सत्र होता है जुलाई अगस्त महीने में। कौन से सत्र में? जुलाई से अगस्त महीने में जो है वो मानसून सत्र हो जाता है। अब उसके बाद ठंडी होता है तो फिर ठंडी में कहां घूमो, है नहीं, मीटिंग कर लेता। तो फिर ठंडी के दिन में इन लोग मिलते हैं कौन सा? नवंबर से दिसंबर, नवंबर दिसंबर के महीने में। तो ये नवंबर दिसंबर महीने में हो जाता है कौन सा? शीतकालीन सत्र। तो कितना सत्र होता है? 3 सत्र होता है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। सबसे लंबा होता है कौन सा सत्र? बजट सत्र। सबसे लंबा चलता है कौन सा? बजट। और सबसे छोटा होता है कौन सा? शीतकालीन सत्र। इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होता है? बोलेगा बजट सत्र। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होता है? बजट सत्र होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है भाई, पूरे देश का आय व्यय का हिसाब किताब बजट वाला पूरा काम होता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कौन सा? बजट सत्र। क्लियर है? तो इस तरह से भारत में कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं, ठीक है। ठीक, अब ये सत्र चालू हो गया, बैठक चालू हो गया प्रतिदिन। जैसे मान लो बजट सत्र चल रहा है तो बजट सत्र जो है इतने से इतने तारीख को होगा, ऐसा कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। यानी उस तारीख तक, मान लो 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक बजट सत्र है, तो 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक रोज जो है जितने सांसद है वो कहां जाएंगे? लोकसभा और राज्यसभा संसद में जाएंगे। तो प्रतिदिन क्या होता है जब ये सत्र चलता है? तो प्रतिदिन क्या होता है? तो 11 बजे स्टार्ट होता है, 11 बजे स्टार्ट होता है। तो 11 से 12 बजे का काल कहलाता है प्रश्नकाल। क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। 11 से 12 बजे का काल क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। जैसे ही 11 बजता है, संसद का काम चालू होता है, तो पहले 1 घंटे का समय को क्या बोलते हैं? प्रश्नकाल। फिर 12 बजे से 1 बजे के काल को बोलते हैं शून्यकाल। 1 बजे से 12 बजे के काल को शून्यकाल। 2 घंटा काम करते मंत्री मन भूख मर जाता है नहीं। तहन 1 बजे से क्या हो जाता है? लंच। 1 बजे से 2 बजे क्या हो जाता है? लंच हो जाता है ना। और 2 बजे से फिर 6 बजे तक चलता है विधायी कार्य। क्या चलता है? विधायी कार्य। ठीक है, ऐसा संसद का क्या होता है? सत्र। ये जरूरी नहीं है 6 बजे तक रहे काम, कर्मचारी लोग को बैठा के रखते नहीं, तो नेता लोग भी बैठे रहते हैं, कई चीज देर रात तक चलते रहते हैं, 10 बजे 11 बजे तक देखे होंगे संसद में। ठीक है, तो संसद का कार्य कितने बजे चालू होता है? 11 बजे चालू होता है। ठीक है, अच्छा, संसद का ये सत्र है, बैठक हो रहा है ना। तो इसके लिए संसद खुद नियम बना सकता है अनुच्छेद नंबर 118 के लिए, कैसे कार्य का संचालन करना है ना। कैसे कार्य का संचालन करना है, संसद में अपने कार्य का कैसे संचालन करना है, इसके लिए नियम वो क्या कर सकता है? खुद बना सकता है। अभी कितने बजे चालू कर रहा है संसद को? मन करी 12 बजे और मन करी 6 बजे बुला ली, है नहीं ऐसा। तो ये नियम अपना क्या बना सकते हैं? खुद बना सकते हैं कार्य के लिए। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 118 के तहत। अनुच्छेद नंबर 118 के तहत संसद जो है, संसद के कार्यों के लिए नियम क्या कर सकता है? स्वयं बना सकता है। तो अभी संसद जो है कितने बजे स्टार्ट होता है? 11 बजे स्टार्ट होता है। 11 से 12 का 1 घंटे का काल को क्या बोलते हैं? प्रश्नकाल। प्रश्नकाल क्या होता है? इस बीच जो है जितने भी सरकारी और गैर सरकारी, सरकारी और गैर सरकारी समझते हो, अगर सरकार से प्रश्न हुआ या सरकार के द्वारा प्रश्न किया गया तो वो सरकारी है ना। जैसे सरकार का कोई मंत्री प्रश्न करता है तो वो क्या कहलाएगा? सरकारी। और कोई अलग व्यक्ति प्रश्न करता है तो वो क्या कहलाएगा? गैर सरकारी। तो जितना सरकारी और गैर सरकारी प्रश्न है वो कितने समय पूछा जाता है? 11 से 12 बजे, है ना। कोई मंत्री जो है वो पुल बनाया है तो पुल 1 साल में कैसे गिर के भैया बता, ऐसा।
तो ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे कब? प्रश्न काल के दौरान 11 बजे से 12 बजे। तो 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। और ये कॉन्सेप्ट जो है इंग्लैंड से लिया गया है। प्रश्न काल का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। और इस दौरान जो है सारे सरकारी और गैर सरकारी प्रश्न क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। तो प्रश्न काल में कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं? 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। प्रश्न काल में 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। पहला कहलाता है तारांकिक। पहला क्या कहलाता है? तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न। दूसरा कहलाता है अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न। और तीसरा कहलाता है अल्प सूचना प्रश्न। तीसरा क्या कहलाता है? अल्प सूचना प्रश्न। तो ये 3 प्रश्न होते हैं। अल्प सूचना प्रश्न, ये 3 प्रश्न होते हैं। तारांकिक प्रश्न, अतारांकिक प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न। 3 प्रकार के है प्रश्न। भाई प्रश्न ऐसे होना चाहिए कि नहीं है नहीं? तो ध्यान से सुनो। पहला कैसे पहचानेंगे कि तारांकिक? इसमें स्टार लगा रहेगा और इसमें स्टार नहीं लगा रहेगा। ऐसा नहीं लगा रहता है। ठीक, ये 2 हो गया। कब हम तारांकिक प्रश्न पूछेंगे और कब हम अतारांकिक प्रश्न पूछेंगे? क्लियर है? जब हमको जवाब, प्रश्न तो हम पूछेंगे, जवाब हमको मौखिक चाहिए रहेगा। मतलब जिससे मंत्री जिससे भी हम प्रश्न पूछ रहे हैं वो उस प्रश्न का उत्तर उसी सदन में खड़े होके देगा। वो क्या कहलाएगा? तारांकिक प्रश्न। तो हमको कैसा उत्तर चाहिए? मौखिक उत्तर चाहिए। हमको कैसा उत्तर चाहिए? मौखिक उत्तर चाहिए। तब हम कैसा प्रश्न पूछेंगे? तारांकिक प्रश्न। और अगर हमको किसी प्रश्न का उत्तर पूरा कैसे चाहिए? लिखित चाहिए। मत बोल भैया ते लिख के दे दे, हम पढ़ के समझ ले। वो ऐसा करके अगर हमको क्या चाहिए? लिखित चाहिए। तो कौन सा प्रश्न पूछेंगे? अतारांकिक। लिखित उत्तर देता है। ठीक है? कैसा प्रश्न करता है? अगर तारांकिक प्रश्न करता है तो मौखिक उत्तर देगा और अतारांकिक प्रश्न में वो क्या देगा? लिखित उत्तर देगा। क्लियर है? प्रश्न कब पूछेंगे, उत्तर कब देगा? तो प्रश्न आप जब पूछोगे तो उसके 10 दिन बाद, लेकिन 21 दिन पहले। प्रश्न जैसे आज 1 तारीख को पूछे हैं तो 10 तारीख से 21 तारीख के बीच वो क्या देगा? जवाब देगा। दोनों का 10 दिन बाद, है ना? प्रश्न पूछे, जो भी प्रश्न है उसका उत्तर अगर दे रहा है वो, है ना, तो 10 दिन क्या होना चाहिए? बीता हुआ होना चाहिए। प्रश्न पूछे 10 दिन हो चुका हो लेकिन 21 दिन ना हुआ हो, है ना? 21 दिन पहले। तो 10 दिन बाद और 21 दिन पहले, ये दोनों का उत्तर आ जाना चाहिए, तारांकिक और अतारांकिक। क्लियर है? अब कुछ प्रश्न ऐसे जिसका तुरंत उत्तर चाहिए, है ना? 10 दिन के भी नौबत नहीं है, तुरंत दे भैया उत्तर, ऐसे करके। तो वो प्रश्न पूछता है कौन सा? अल्प सूचना प्रश्न, है ना? अल्प सूचना प्रश्न यानी कि आपको उत्तर जो है कब चाहिए? 10 दिन से कम समय में चाहिए। 10 दिन से कम समय में चाहिए, तब आप कौन सा प्रश्न पूछोगे? अल्प सूचना प्रश्न। आप ते जल्दी पूछे तब मोर ऊपर डिपेंड करते कि मैं तुरंत बोलो चाहे लिख के दो, है कि नहीं है? भाई आपको उत्तर कैसे चाहिए? तुरंत चाहिए। तो तुरंत चाहिए तो मेरे पास बोलने का टाइम नहीं है भैया, लिख के, है ना? तो दूसरा बोलेगा मेरे पास लिखने का टाइम नहीं है, चुपचाप सुने ले ऐसे। तो इसमें जवाब कैसा हो सकता है? मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। इसमें जवाब जो है मौखिक भी हो सकता है और कैसे हो सकता है? लिखित हो सकता है। क्लियर है? ठीक। अब ये दोनों सदन में पूछा जाता है, लोकसभा में भी होता है। पहले 1 घंटे का काम लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा, क्या होता है? प्रश्न करने का ही काम होता है। ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि राज्यसभा वाला राज्यसभा से पूछेगा। भाई राज्यसभा वाले मान ले प्रधानमंत्री से पूछना है तो राज्यसभा में थोड़े बैठा है, वो कहां बैठा है? लोकसभा में बैठा है कि नहीं है? तो ऐसा प्रश्न मतलब राज्यसभा में पूछा जा सकता है, उसका जवाब जो है लोकसभा से क्या व्यक्ति आके देगा अगर उससे। इसीलिए तो बोला गया है ना कि 10 दिन बाद देगा भैया, 10 दिन बाद देगा वो अपना पूरा। अब मान लो कोई प्रश्न कर दिया कि वो सड़क बना है ना, बीजेपी सरकार के द्वारा वो सड़क बना है, उस सड़क में कितना पैसा लगा है, कितना है, तो भाई वो तुरंत थोड़ी बता देगा, है? पूरा वो कितना खर्चा हुआ, कहां कैसे हुआ, सबको पूरा ब्यौरा निकालेगा। तो कम से कम 10 दिन तो लगेगा। इसीलिए कहा गया है कि 10 दिन बाद और 21 दिन क्या हो? पहले जवाब दो। ठीक है? तो जब ये चालू होता है, जब ये सत्र चालू होता है प्रश्नकाल वाला जब टाइम चालू होता है 11 बजे से, तो लोकसभा में 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कौन सा? तारांकिक। एक दिन में लोकसभा में कितने तारांकिक प्रश्न हो सकते हैं? 20, है ना? एक दिन में लोकसभा में कितने तारांकिक प्रश्न पूछे जाते हैं? 20, टोटल 20।
और एक दिन में एक व्यक्ति एक ही प्रश्न कर सकता है। एक दिन में एक व्यक्ति एक ही प्रश्न कर सकता है, यानी लोकसभा में 20 व्यक्ति 20 प्रश्न पूछ सकते हैं। कौन सा प्रश्न? तारांकिक। कौन सा प्रश्न? तारांकिक। राज्यसभा में कोई सीमा नहीं है, जब का मन करे उतना पूछो, बस एक व्यक्ति 3 प्रश्न पूछ सकता है ना। राज्यसभा में जितना पूछना चाहो सीमा नहीं है ना, कोई सीमा नहीं है, जितना पूछो उतना, जितना चाहे उतना तारांकिक प्रश्न पूछ सकते हो, लेकिन एक व्यक्ति कितना पूछेगा? 3 प्रश्न पूछेगा। कौन सा वाला? तारांकिक। समझ में आया? तो तारांकिक प्रश्न क्या होता है? जिसका जवाब हमको कैसे देना होता है? मौखिक देना होता है। कब देना होता है? प्रश्न पूछे 10 दिन हुआ हो और 21 दिन ना हुआ, 21 दिन पहले देना होता है। और लोकसभा में कितना प्रश्न पूछा जाता है? 20। एक दिन में कितना प्रश्न? 20। और एक व्यक्ति कितना प्रश्न पूछ सकता है? एक प्रश्न पूछ सकता है। और राज्यसभा में कोई सीमा नहीं है, जब का मन करे उतना पूछो, बस इतना है। एक व्यक्ति कितना पूछेगा? 3 प्रश्न पूछेगा। क्लियर है? इसमें अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। इसमें अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते। अनुपूरक प्रश्न समझते हो? नहीं समझते? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन से राज्य गृह से? बिहार। कौन से राज्य गृह से? तो मेरा मेन क्वेश्चन क्या था? पहला राष्ट्रपति कौन था? आपने जवाब दिया क्या? डॉक्टर राजेंद्र। ये मेरा मुख्य प्रश्न, जिसका मुझे क्या मिल गया? मौखिक उत्तर। अब आपने जवाब दिया क्या? राजेंद्र प्रसाद, या जो भी जवाब आता उस पर फिर मैंने क्या कर दिया? प्रश्न था। उसी को बोलते हैं क्या? अनुपूरक प्रश्न। क्या बोलते हैं? अनुपूरक प्रश्न। ठीक है? जैसे वो रोड बनत रही से काबर लगा, डामर लगा, तते डामर कौन से कंपनी का लगा, ये और पूछ सकता है नहीं? तुम जो है सड़क बनाए तो सीमेंट का बनाए कि डामर का बनाए? तो किसका बनाए? डामर का बनाए। ऐसे करके जवाब दिया हो, तो कौन से कंपनी डामर लगाए, है ना? तो डामर लते कहां लेस, ऐसे और प्रश्न क्या कर सकता है? पूछ सकता है। किसमें? तारांकिक प्रश्न। उसी को बोलते हैं क्या? अनुपूरक प्रश्न। उसी को क्या बोलते हैं? अनुपूरक प्रश्न। तारांकिक प्रश्न समझ में आ गया। अब आते हैं किसमें? अतारांकिक प्रश्न में। तो अतारांकिक प्रश्न वो कैसा जवाब देगा? तो लिखित जवाब देता हूं, कैसे पूछ? अनुपूरक प्रश्न है। तुम्हारा वार्षिक पेपर लिखते हो तो वो जांच करता, फिर फोन लगाते का है? लगाता है क्या? नहीं। तो लिखित जवाब में अनुपूरक प्रश्न नहीं होता, यानी अतारांकिक प्रश्न में अनुपूरक प्रश्न नहीं हो सकता। अनुपूरक प्रश्न नहीं होता, जबकि तारांकिक में क्या होता है? अनुपूरक प्रश्न होता है। अनुपूरक प्रश्न क्या होता है? पूछ सकते हैं ना, तारांकिक प्रश्न में पूछ सकते हैं, और अतारांकिक प्रश्न में अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। अब लोकसभा में कितने और राज्यसभा में कितने पूछ सकते हैं, है ना? तो लोकसभा में एक दिन में 230 प्रश्न, एक दिन में कितना? 230 अतारांकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक सदस्य कितना पूछ सकता है? 4। लोकसभा में एक दिन में कितना पूछना है? 230। 230 प्रश्न दे सकते हो, उसका लिखित जवाब हम आराम से देते रहेंगे। ठीक? और एक व्यक्ति जो है कितना प्रश्न कर सकता है? 4। और राज्यसभा में कोई सीमा नहीं है, राज्यसभा में जितना मन करे उतना पूछो, चाहे एक व्यक्ति हो चाहे एक दिन में हो, कोई सीमा नहीं है। जितना मन करे उतना क्या पूछो? अतारांकिक प्रश्न पूछो। क्लियर है? तो ये होता है तारांकिक प्रश्न, अतारांकिक प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न। जब शुरुआत का संसद चालू होता है तो पहले 1 घंटे का काम क्या कहलाता है? प्रश्न पूछने का काम हो गया क्या? खत्म। समय हो गया कितना? 12 बज गए ना जी। तो 12 बजे से 1 बजे के काल को क्या कहा जाता है? शून्य। देखो इस दौरान ना, अब प्रश्न पूछने का काम हो गया, थोड़ा थक जाते हैं तो थोड़ा बहुत काम जो है कुछ नहीं होता है, यहां थोड़ा बहुत काम भी नहीं होता है ना? इस दौरान 12 बजे से 1 बजे के बीच जो है काम जो है वो ना के बराबर होता है। कुछ विशेष अविलंबनीय मामला होता है जिस पर विलंब ना किया जा सके, ऐसे कुछ विषय है जिस पर चर्चा करना क्या है? जरूरी है। उन विषयों पर क्या किया जाता है? चर्चा किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर क्या किया जाता है? चर्चा किया जाता है ना? किसी भी प्रश्न विषय पर ऐसी प्रश्न उत्तर किया जाता है ना? तो ऐसे इस समय संसद का कोई विशेष कार्य हो रहा है क्या? नहीं। किसी विशेष
टॉपिक पर पूछा गया, बोला गया, बस ऐसी टाइम पास टाइप का चलता है, समझ जाओ, ऐसा बोल सकते हैं। तो जो मीडिया है, हमारा जो मीडिया है, उसने देखा कि संसद जो है 12 बजे से 1 बजे क्या करती है, कुछ नहीं करती, हासिलाई क्या होता है, 0। इसलिए मीडिया ने ही इस समय का नाम ही क्या दे दिया, शून्यकाल। 1963 में प्रेस के द्वारा इस समय को ही क्या कह दिया गया, शून्यकाल कह दिया गया, है ना। सिर्फ भारतीय संसद में प्रक्रिया चलता है, सिर्फ भारतीय संसद में है कि 12 बजे से 1 बजे के बीच क्या होता है, थोड़ा गपशप होता है नहीं, हासिलाई क्या मिलता है, 0। गपशप से क्या होता है, हासिलाई 0। तो मीडिया ने कहा कि तुम कुछ नहीं करते, इसलिए काल क्या है, शून्यकाल। अब उसके बाद फिर खाना वाना खाने चल जाते हैं जी, है ना। तो लंच करने चले जाते हैं उन लोग, कितने बजे, 1 बजे से 2 बजे। 2 बजे वापस आते हैं, फिर संसद में कार्य चालू होता है। मेन संसद में कौन सा कार्य चालू होता है, विधायी। विधायी कार्य का मतलब यह है कि कुछ जानकारी देना है संसद को, कुछ जानकारी लेना है संसद से, कुछ कानून बनाना है संसद को। तो ये सब काम चालू होता है कितने बजे के बाद, 2 बजे के बाद। तो संसद को जानकारी देना हो या संसद से जानकारी लेना हो, तो उस प्रक्रिया के लिए जो अपनाया जाता है उसको बोलते हैं प्रस्ताव। उसको क्या बोलते हैं, प्रस्ताव। भाई आपको कोई जानकारी लेना है मान लो, तो आप लिखित में दोगे या बोलोगे कि मेरे को इस विषय पर क्या चाहिए, जानकारी चाहिए, है ना। तो वो क्या कहलाएगा, प्रस्ताव कहलाएगा। फिर क्लियर है। आप संसद को, मंत्री संतरी जितना सरकार है हमारा, उसको तुम जानकारी देना चाहते हो, संसद को देना चाहते हो कि उस क्षेत्र में ऐसा ऐसा दंगा हुआ है, सरकार ने क्या किया है, ऐसा ऐसा करके, है ना। तो ये सब चीज जो आता है उसी को क्या बोलते हैं, तो ये प्रस्ताव कई प्रकार के होते हैं। प्रस्ताव क्या होते हैं, कई प्रकार से होते हैं, कई चीजों के लिए लाया जाता है। तो एक एक करके देखते हैं कि कौन सा प्रस्ताव किस चीज के लिए होता है। तो पहला पढ़ते हैं स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव, नाम से ही पता चल रहा है जो काम चल रहा है उसको क्या करना है, रोकना है ना। जैसे संसद जो है किसी विषय पर चर्चा कर रही है, किसी बात पर बात कर रही है, वो चर्चा कर रही है ना, अपना कानून बनाने का कुछ काम कर रही है। अचानक जो है संसद के 50 सदस्यों को लगता है, कितने सदस्यों को, 50 सदस्यों को लगता है कि जो काम चल रहा है उसको रोककर एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर संसद को चर्चा करना क्या है, अनिवार्य है ना। तो 50 सदस्यों के समर्थन के बाद, 50 सदस्यों के समर्थन के बाद यह प्रस्ताव लाया जाता है, कौन सा, स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव, जिस पर संसद में चल रहा है काम को रोककर जिस विषय पर यह लाया जाता है उस विषय पर क्या किया जाता है, चर्चा किया जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया। जैसे अभी पढ़ाई चल रहा है, अभी पढ़ाई चल रहा है, हमारा क्लास चल रहा है मान लो, अब उधर से रिसेप्शन में को आएगा कि सर आपसे मिलने कोई आया है, एकदम इंपॉर्टेंट है ऐसे करके, तो कौन सा प्रस्ताव हो गया, काम, पढ़ाई का काम रोकना पड़ेगा और जाकर उससे मिलना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे ही संसद में कोई काम चल रहा है उसको रोककर किसी विषय पर चर्चा करने के लिए क्या चाहिए, प्रस्ताव चाहिए। तो प्रस्ताव क्या कहलाता है, काम रोको प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव। तो संसद में से एक जन नहीं ला दे, है ना। कितने सदस्यों का समर्थन, 50 सदस्यों का क्या होना चाहिए, समर्थन। और ये लोकसभा में भी ला सकते हो और राज्यसभा में भी ला सकते। क्लियर है। दूसरा है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ये भी नाम से पता चल रहा है, ध्यान को क्या करना है, आकर्षित करना है। ध्यान को क्या करना है, आकर्षित। सरकार जो है वो काम कर रही है संसद में जैसा भी है, लेकिन कोई ऐसा विषय है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए अभी, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहा है। तो जो कोई सदस्य है ना, जिसको लगेगा कि क्या है, सरकार का ध्यान इस विषय पर लाया जाए, तब वो सरकार का ध्यान लाने के लिए संसद में जो प्रस्ताव लाता है उसी को क्या बोलते हैं, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, है ना, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ठीक है। लेकिन इसमें यह नहीं है कि काम को रोक के उसके ऊपर, यह सिर्फ सरकार का ध्यान लाने के लिए लाया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। कौन सा प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। क्लियर है। हमने राष्ट्रपति का विधायी शक्ति पढ़ा था, है ना। तो जब भी संसद में लोकसभा का पहला सत्र होता है या साल का पहला सत्र होता है, उसमें राष्ट्रपति का क्या होता है, अभिभाषण होता है, भाषण होता है, विशेष भाषण होता है। तो उसी भाषण के बाद जो राष्ट्रपति का भाषण सुनते हैं, भारी अच्छा लगी से,
है ना, तो उसको थैंक यू बोलने के लिए कि आपने अच्छा बोला, ऐसे करके कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? धन्यवाद प्रस्ताव। क्या लाया जाता है? धन्यवाद प्रस्ताव। तो राष्ट्रपति का भाषण देने के लिए क्या लाया जाता है? धन्यवाद प्रस्ताव, है ना, धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक, अब देखो जितना प्रस्ताव आता है वो लोकसभा और राज्यसभा में क्या होता है? पास होता है। उसके हर प्रस्ताव में क्या होता है? वोटिंग होता है ना। जैसे मान लो अभी बताया ना कि कोई आया कि आपसे मिलने आया है करके, तो मैं आपसे पूछूंगा जाऊं कि नहीं जाऊं, तो आधे लोग बोलेंगे जाओ सर, आधे लोग बोलेंगे मत जाओ सर, ऐसा वाला। तो ऐसा हर प्रस्ताव का क्या होता है? वोटिंग होता है। तो ये जो धन्यवाद प्रस्ताव है ये सरकार के द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है? सरकार। यानी राष्ट्रपति जो है अपने भाषण में सरकार का तारीफ करता है या सरकार को आश्वासन देता है कि आप अच्छा से काम करो, हम आपका सहयोग करेंगे, ऐसा वैसा जो भी है। तो सरकार जो है राष्ट्रपति को क्या करती है? धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव लाती है। अब सरकार बहुमत में होगा तभी तो ये क्या होगा? मतलब प्रधानमंत्री लाएगा धन्यवाद प्रस्ताव। तो जितने सरकार में है, जिस पार्टी का वो प्रधानमंत्री है, सब के सब उसके प्रस्ताव को समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। अच्छा बात है कि नहीं है? प्रधानमंत्री धन्यवाद प्रस्ताव लाया, सब मेरे पार्टी के लोग उसका क्या कर रहे हैं? समर्थन कर रहे हैं। पास हो गया कि नहीं हो गया? अब मान लो पास नहीं हुआ तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बेइज्जती ही नहीं भाई है कि मैं बोले हूं, मैं धन्यवाद दे। अब जैसे मेरे ही बोलो, मैं ही धन्यवाद दे रहा हूं किसी का और तुम लोग बोले फालतू साहब सर धन्यवाद दे, तो मोर बेइज्जती नहीं हो, धन्यवाद दे। तो वैसे ही सरकार धन्यवाद प्रस्ताव लाता है और वो क्या होता है? पास नहीं होता है। तो सरकार की इसमें क्या है? निंदा है। सरकार की इसमें क्या है? निंदा है। बस एक शर्मिंदा जैसे निंदा है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है? बस ठीक है। तो धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद लाया जाता है। यदि पास हो गया तो ठीक, और पास नहीं हो जाता तो सरकार की एक तरह से क्या है? निंदा है। आगे चले। अब दो इंपॉर्टेंट प्रस्ताव, एक कहलाता है विश्वास प्रस्ताव और एक कहलाता है अविश्वास प्रस्ताव, है ना। जब से संविधान चालू हुआ है तब से इसके बारे में क्या हो रहा है? चर्चा हो रहा है। विश्वास और अविश्वास पूरा इसी में चल रहा है लाइव विश्वास और अविश्वास। ठीक है, चल। तो विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है सरकार के द्वारा। विश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? सरकार के द्वारा लाया जाएगा। और अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाएगा? विपक्ष के द्वारा। हमें विश्वास है, बताने की जरूरत है जी, अपने द्वारा। ठीक, और विश्वास नहीं है तो विपक्ष बताए कि विश्वास है कि नहीं है। ठीक है, तो विश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। और अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा? विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। क्लियर है दोनों? ठीक। इन दोनों में जो है सरकार के बहुमत का परीक्षण होता है। बहुमत का क्या होता है? परीक्षण। ठीक है, क्या होता है? जैसे मैं बताया था ना, बहुमत मतलब जितना सीट है उसका आधे से अधिक, है ना, बहुमत कहलाता है। तो सरकार बहुमत में है या नहीं, इसी का परीक्षण किया जाता है किसके द्वारा? विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, ये केवल लोकसभा में लाया जाता है। ये दोनों कहां लाया जाता है? लोकसभा में। ये दोनों जो है कहां लाया जाता है? अब बाकी को आप कहीं भी ला सकते हो, संसद में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव कहां आता है? लोकसभा में आता है। ठीक है, अब देखो विश्वास प्रस्ताव को कौन लाएगा? सरकार। सबो तुकरे जी, ते ला चाहे मत ला, है नहीं। तो इसमें समर्थन जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री लाता है कौन सा? विश्वास। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हो मतलब आप किसी पे इल्जाम लगा रहे हो, सरकार के ऊपर में इल्जाम लगा के कि तोर सरकार बहुमत में नहीं है, तो अकेला बोलबे तो मरत ले मार दे, है कि नहीं है? और झुंड में जावे तक तोरे काम बेकार। अब बोल के तो वैसे ही कितना चाहिए? 50 लोगों का समर्थन, 50 सदस्यों का क्या चाहिए? समर्थन। तब जाके तुम क्या लाओगे? अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव मैं बता जी, मोर जो काम है वो सही है तो एमे मोर समर्थन ले लगी, मैं साबित करूं जी मोर काम सही है कि नहीं है, तो इसमें समर्थन की जरूरत नहीं होता सरकार को। सरकार जो है अपने बहुमत को साबित करने के लिए जो लाता है वो क्या कहलाता है? विश्वास प्रस्ताव कहलाता है। और यह हमेशा किसके द्वारा? सरकार द्वारा। सरकार बोले तो
प्रधानमंत्री किसके द्वारा लाया जाता है? प्रधानमंत्री लाया जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव को किसके द्वारा लाया जाता है? विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। कितने सदस्यों के समर्थन से? 50 सदस्यों के समर्थन से। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना। प्रधानमंत्री क्या लाया? विश्वास प्रस्ताव। ये क्या बोल रहा है कि मेरा सरकार क्या है? बहुमत में है। ये क्या बोलना चाह रहा है? बहुमत में है, ऐसा बोल रहा है। और बहुमत में है ऐसा साबित हो गया, यानी कि क्या हो गया? पास। तो उसको कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन वहीं अगर ये पास नहीं हुआ, पास नहीं हुआ, तो जितना मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री सहित पूरा मंत्री परिषद, इसको क्या देना पड़ता है? त्याग पत्र देना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। क्लियर है? तो विश्वास प्रस्ताव के पास नहीं होने पर, विश्वास प्रस्ताव के पास नहीं होने पर प्रधानमंत्री सहित पूरा मंत्री परिषद को क्या देना पड़ता है? त्याग पत्र देना पड़ता है। और भारत के इतिहास में पहला विश्वास पत्र 1889 में वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा लाया गया था। क्लियर है? तो पहला विश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के द्वारा लाया गया था? वीपी सिंह के द्वारा लाया गया था। क्लियर है? तो वीपी सिंह ने पहला विश्वास प्रस्ताव लाया था। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। कौन सा? अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? विपक्ष। तो विपक्ष क्या बोल रहा है? बहुमत में नहीं है, तुम्हारा सरकार जो है बहुमत में नहीं है, ऐसा बोल के क्या ला रहा है? अविश्वास। और नहीं है करके पास हो गया, मतलब सही बोल रहा है। नहीं है करके पास हो गया, मतलब वो सही बोल रहा है। तो पूरा प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद को क्या देना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है। और अगर ये पास नहीं हुआ, अगर ये पास नहीं हुआ है, नहीं, जैसे तुम कोई आया, तुम्हारा काम ठीक नहीं है इसे करके, अब मान लो तुम साबित कर दिए कि काम ठीक नहीं है, तो काम को क्या करना पड़ेगा? बंद। अब मान लो वो साबित नहीं कर पाया कि काम ठीक नहीं है, तो अतेक मरद ने मारी आदमी ला कि वो तुरंत कहा जी भग जी, और काम क्या रहेगा? चलते रहे। हाँ, तो बस वैसी ही कि अगर ये अविश्वास प्रस्ताव ये बोल रहा है कि बहुमत में नहीं है, वो पास नहीं हुआ, मतलब तुम साबित नहीं कर पाए, तो प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद को त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं होती। क्लियर है? तो अविश्वास प्रस्ताव के पास होने पर, अविश्वास प्रस्ताव के पास होने पर और विश्वास प्रस्ताव के पास नहीं होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद को क्या देना पड़ता है? त्याग पत्र, इस्तीफा देना पड़ता है। क्लियर है? ठीक। पहला अविश्वास प्रस्ताव है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो उनके खिलाफ विपक्ष के नेता थे जेपी कृपलानी, उनके द्वारा लाया गया था 1963 में। कब लाया गया था? 1963 नहीं, वो 53 है। वो 1900 कितना है? 53 है। 18 नहीं, सॉरी 63 है, 63। हाँ, क्योंकि वो कहां से कहां तक थे? 1947 से 1964। तो कब लाया गया था? 63 में लाया गया था, है ना। तो 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? जेपी कृपलानी के द्वारा लाया गया था। क्लियर है? तो ये था अविश्वास प्रस्ताव। और कौन सा? अविश्वास प्रस्ताव। क्लियर है? आप सरकार कोई ऐसा काम कर देता है जो सच में गलत होता है ना, सच में क्या होता है? गलत होता है। तो सरकार का है ना, कोई गलत होता है, या कोई मंत्री जो है गलत भाषण दे दिया, गलत बोल दिया, या कुछ अनजाने में गलत कर दिया। अब जो विपक्ष, उन लोग उसकी क्या करेंगे? बुराई करेंगे। तो संसद में सबके सामने बुराई करने के लिए जो प्रस्ताव लाए उसी को बोलते हैं निंदा प्रस्ताव, है ना। क्या बोलते हैं? निंदा प्रस्ताव। तो सरकार का या सरकार के किसी एक मंत्री का आलोचना, निंदा करने के लिए क्या बोला है? तुम किसी की क्या कर? निंदा। एक जा होगा। हाँ, इसलिए 50 भी क्या चाहिए? 50 सदस्य के समर्थन दिया जाता है। इसमें प्रश्न कर सकते हो कि जैसे कुछ सरकार चल रहा है, भी कुछ कांड हो गया, नक्सली हमला हो गया या कुछ हो गया, तो सरकार, विपक्ष क्या करेगा? सरकार निंदा करेगा। एक ऐसी सरकार और आतंकवादी हमला होता है नहीं,
सब आतंकवादी लोही डालने भगा दे रहे हैं, है नहीं? जो लाएगा उसी को क्या कहा जाता है? क्या वो पार सकते हैं, तो तुम चोरी किए हो, लेकिन उधर वाले बोल रहे हैं ना, अरे ऐसे करके चुपचाप सुनत रही थन, कर अब बोल दे वो तो साबित करे लग जी ना भाई, वो तो करे तही है तक हाथ साबित कर डर में, है कि नहीं? तो गलती किए हो, तुम्हारा कोई बुराई कर रहा है, चुपचाप इसे मुइल नवाज सुना। तो वैसी सरकार भी चुपचाप इसमें क्या करता है, सुनता है, उसको त्याग पत्र, है ना, इस्तीफा देने की जरूरत नहीं। तो निंदा प्रस्ताव यदि पास हो जाता है तो सरकार का केवल निंदा है, वो शर्मिंदा है, उसको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं होती। क्लियर है? ठीक है, तो ये है कौन सा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव। लास्ट पढ़ेंगे कौन सा, कटौती प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव। सरकार जो है कोई योजना लाया, ठीक है, कोई योजना लाया, पता चला उस योजना में 100 करोड़ रुपया का लागत है। कितने का लागत है, 100 करोड़ रुपए का लागत है ना, 100 करोड़ रुपए का लागत है। अब विपक्ष चाहता है कि ये जो प्रस्ताव है, सड़क बनना है, पुल बनना है, इसमें सरकार का क्या करना है, विरोध करना है ना। वो जो आया है 100 करोड़ का लागत है ऐसे करके आया है, उसका केवल क्या करना है, विरोध करना है ना। सरकार को ये बोलना है कि ये रकम इस योजना के लिए क्या है, ज्यादा है ना। इसके लिए जो लाया जाता है वही क्या कहलाता है, कटौती प्रस्ताव। और ये भी केवल किस लिए लाया जाता है, किसके लिए लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है। किसमें लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है, ठीक। और कटौती प्रस्ताव यदि पास हो गया, कटौती प्रस्ताव यदि क्या हो गया, पास हो गया, तो तुम्हारा काम ही में तुम्हारे लोग साथ नहीं दे रहे हैं, मतलब तुम क्या हो, गलत हो। भाई प्रस्ताव कौन लाया, 100 करोड़ लगेगा करके, सरकार। अब विपक्ष बोल रहा है कि 100 करोड़ ज्यादा है भैया, है ना, 100 करोड़ ज्यादा है, इसमें क्या करो, कटौती करो। और वो सच में साबित हो गया, है ना, कि तुम ज्यादा पैसा ले रहे थे या भ्रष्टाचार कर रहे थे, तो क्या काम है, नहीं। तो कटौती प्रस्ताव तो मंत्रिमंडल को क्या देना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। और कटौती प्रस्ताव केवल कहां लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है। 3 प्रकार का कटौती प्रस्ताव आता है। कितने प्रकार का, 3। नीति संबंधित, अर्थगत और एक होता है सांकेतिक। कितना होता है, 3। नीति संबंधी कटौती, अर्थगत और तीसरा क्या बोला मैं, सांकेतिक। सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, ठीक है। नीतिगत में क्या होता है, इसमें ना सिर्फ विरोध प्रदर्शन करना है कि जो है वो सही है, लेकिन सरकार का उसमें क्या करना है, विरोध प्रदर्शन। तो 1 रुपया कटौती करो ऐसे करके जो प्रस्ताव लाया जाता है वो क्या कहलाता है, नीति। 100 करोड़ रुपया में 1 रुपया निकाल दी, कोई फर्क पड़ी जी, है? तो सिर्फ और सिर्फ सरकार की उस योजना का क्या है, विरोध करना है, इसलिए कटौती लाया जाता है, जिसमें नीति प्रस्ताव, है ना। राशि को कम करके, पूरा राशि को कम करके कितना करने को, 1 रुपए करने को कहा जाता है, वो कहलाता है क्या, नीति। और 100 करोड़ के काम ला 1 रुपया हम कर हो जी, है? तो ये केवल क्या है, विरोध प्रदर्शन है। इसी को बोलते हैं क्या, नीति संबंधी कटौती, ठीक। दूसरा है कौन सा, अर्थगत कटौती। वो जो योजना था वो कितने का था, 100 करोड़। लेकिन विपक्ष को लग रहा है कि ये 100 करोड़ का नहीं भैया, 80 करोड़ में बन जी, यानी कि 20 करोड़ क्या है, एक्स्ट्रा है। तो एक निश्चित राशि 20 करोड़ कम कर दो, ऐसा करके जो प्रस्ताव लाया जाता है उसको बोलते हैं क्या, अर्थगत कटौती। क्लियर है? एक निश्चित राशि को कम करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, अर्थगत कटौती। क्लियर है? और अनुदान राशि में मात्र 100 रुपए कम करने का मांग किया जाता है। कितने का, 100 रुपए, है ना, 100 रुपए करने का कहा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सांकेतिक कटौती। इसको भी क्या बोलते हैं, सांकेतिक कटौती। तो इस तरह
तीन प्रकार का क्या लाया जाता है, कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। पहला क्या कहलाता है, नीति संबंध कटौती, अर्थगत कटौती, और तीसरा क्या होता है, सांकेतिक कटौती। ये केवल और केवल सरकार के किसी योजना का विरोध प्रदर्शन करने के लिए लाया जाता है, और अगर ये पास हो गया तो पूरा सरकार को क्या देना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। तो इस तरह सरकार से या संसद से कोई जानकारी लेना हो या कोई जानकारी देना हो तो वो क्या कहलाता है, प्रस्ताव। वो क्या कहलाता है, प्रस्ताव। अब यही प्रस्ताव यदि क्या बनाने के लिए, कानून बनाने, कानून को ही क्या बोलते हैं, अधिनियम, कानून बनाने या अधिनियम बनाने के लिए लाया जाए तो ये प्रस्ताव बदल जाता है किसमें, विधेयक। प्रस्ताव का नाम क्या हो जाता है, विधेयक, है ना। तो यदि कोई प्रस्ताव किसके लिए लाया जा रहा है, कानून बनाने के लिए लाया जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है, विधेयक। और वही विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति उस पर अपना ऑटोग्राफ देता है तो विधेयक क्या बन जाता है, अधिनियम। क्या बन जाता है, अधिनियम, या क्या बन जाता है, कानून। तो कौन कौन सा विधेयक होता है ना, ये सब जानेंगे कल। आज के लिए इतना है।